हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट स्टडी। सो आज का जो टॉपिक है वो है कि जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं हमारे, उसको हम बहुत 6 महीने में कैसे क्रैक करें। अभी आपको अगर ये सुन के लग रहा है कि 6 महीने बहुत कम टाइम है, अगर आपने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया है तो ये सही नहीं है, क्योंकि अगर बहुत अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम के लिए तो 6 महीने में आप बैंक का जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर सकते हैं। अभी 6 महीने में एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है आपको, उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है। टॉपिक वाइज बहुत अच्छे तरीके से थॉरोली आपको पता रहना पड़ता है कि जो एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उसको कैसे आपको सॉल्व करना है और उसका जो प्रिपरेशन है वो आपको टॉपिक वाइज कैसे करना है। अभी जो पहला चीज़ है वो मैं एक बार IBPS PO का जो है IBPS का जो है कैलेंडर मैं एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज़ हो गया है। तो जो IBPS पे 4 टाइप्स के एग्ज़ाम रहते हैं, IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB PO एंड RRB क्लर्क। अभी अगर आप बहुत नए हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम्स के बारे में आपने स्टार्ट नहीं किया है प्रिपरेशन, तो आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। RRB PO एंड RRB क्लर्क जो रहता है वो होता है ग्रामीण बैंक जो रहते हैं उसके लिए। ग्रामीण बैंक जो आपके स्टेट पे है वहाँ के ऑफिसर या क्लरिकल पोस्ट के लिए, और IBPS PO IBPS क्लर्क रहता है। बाकी जो अदर्स बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसमें कि ग्रामीण बैंक एंड SBI शामिल नहीं है। ओके, तो बाकी जितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उसका जो क्लरिकल एंड ऑफिसर लेवल का एग्ज़ाम है IBPS PO एंड IBPS क्लर्क। अभी SBI PO SBI क्लर्क भी आता है, जिसमें SBI खुद कंडक्ट करता है उसके ऑफिसर्स एंड क्लरिकल लेवल का एग्ज़ाम। अभी IBPS का जो कैलेंडर है वो आउट हो गया है, तो हमें पता है कि IBPS का एग्ज़ाम कब होने वाला है। अगर आप IBPS कैलेंडर करके सर्च करते हैं तो यहाँ पे डेट मेंशन है, जैसे कि ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट। RRB क्लर्क को ऑफिस असिस्टेंट के नाम से दिया जाता है। तो इसका जो डेट है 5, 6, 12, 13, 19 अगस्त को, अभी आपका अप्रैल महीने चल रहा है और अगस्त महीने में आपका इसका प्रीलिम्स हो जाएगा, और ये कंफर्म है। इसका नोटिफिकेशन आएगा क्योंकि IBPS ने कैलेंडर निकाल दिया है। तो आपको इतने पहले से अगर पता है कि इसका एग्ज़ाम होने वाला है तो आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है आपको क्रैक करना। अभी जो ऑफिसर स्केल 1 है, मेंस एग्ज़ाम RRB का, उसका है 10 सितंबर एंड 16 सितंबर। जो RRB क्लर्क का है, RRB PO का है 10 सितंबर को मेंस एंड RRB क्लर्क का है 16 सितंबर को। अगर अप्रैल अभी चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना भी नहीं है आपके पास। ओके, बहुत ही कम टाइम है आपके पास ये एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और अगर अच्छे तरीके से आप इसका प्रिपरेशन करेंगे सो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई पोस्ट तो मिल ही जाएगा। अगर इसके लिए क्या चाहिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है, स्ट्रेटजी बना के। अभी जब हम प्रिपरेशन करते हैं हमारे लिए एक प्रॉब्लम होता है कि हमको पता नहीं रहता है कि हम कैसे प्रिपरेशन करें। मैं जब अपने टाइम पे प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे बहुत टाइम लग गया कि कौन सा टॉपिक कैसे कैसे पढ़ना है उसके बारे में जानने के लिए, क्योंकि जब आप फ्रेशर हो आपको इतना कुछ पता नहीं रहता है कि कौन सा टॉपिक से आप शुरू करेंगे, या फिर जो GK के क्वेश्चन है वो कैसे पढ़ेंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप ये वीडियो देखिए, मैं आपको बताता रहता हूँ कि कैसे आपको ये प्रिपरेशन करना है। वैसे ही IBPS क्लर्क का जो है, ये तो RRB का हो गया, IBPS क्लर्क का भी डेट निकल गया है। 26 एंड 27 अगस्त को इसका प्रीलिम्स है एंड 7 अक्टूबर को मेंस है। और IBPS PO का प्रीलिम्स है 23 एंड 30 सितंबर को, और मेंस है 5 नवंबर को। तो IBPS PO का जो मेंस है उसके लिए आपके पास थोड़ा सा टाइम है अभी भी, क्योंकि ये नवंबर 5 को होने वाला है, और बाकी के एग्ज़ाम्स इससे पहले हो जाएंगे। तो IBPS PO अगर टाइम है, क्यों ना हम इसको फोकस करके बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। क्योंकि IBPS PO का अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो SBI PO, IBPS PO, RRB PO, RRB क्लर्क सबके प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके, सो मैं आपको बता देता हूँ कि SBI क्लरिकल हो या फिर IBPS क्लरिकल हो, RRB क्लरिकल हो, इसमें सिर्फ 2 लेवल्स के एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स, एक होता है मेंस एग्ज़ाम्स। ओके, क्लरिकल लेवल पे आप प्रीलिम्स दोगे
उसको क्लियर करके मेंस पे आपका नंबर मतलब एडमिट निकल जाएगा, उसको दोगे, वो अगर क्लियर हो जाता है आपका नौकरी पक्की है। ओके, मगर जब आपका आप आरआरबी पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ पे जाते हो, वहाँ पे 3 स्टेजेस रहता है। एक होता है इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स, एक है मेंस एग्ज़ाम्स, एक है इंटरव्यू स्टेज। ये 3 स्टेप क्लियर करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी पहले हम डिस्कस करते हैं जो आपका जो आईबीपीएस या फिर आरआरबी का जितना भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स हैं उसके बारे में, उसको आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो मैं आईबीपीएस पीओ का सिलेबस ले लेता हूँ। ओके, तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स जो है ये आईबीपीएस आरआरबी की बात नहीं कर रहा हूँ, आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क की बात मैं कर रहा हूँ। आईबीपीएस क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ में क्या रहता है, जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसमें आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 35 हो गया, रीजनिंग का 35 क्वेश्चन हो गया और इंग्लिश लैंग्वेज का 30 क्वेश्चन हो गया। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट का आपका टाइम होगा। सेक्शनल टाइमिंग रहता है 20 मिनट करके, हर एक सेक्शन के लिए 20 मिनट। आप कोई भी सेक्शन पे जंप नहीं कर सकते हो जब तक कि आपका सेक्शनल टाइमिंग ख़त्म ना हो जाए। मतलब 20 मिनट पे आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का 20 मिनट पे होगा, उसके बाद रीजनिंग का 20 मिनट पे होगा। अब ये जो टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आपके सेक्शनल कट ऑफ रहते हैं और ओवरऑल कट ऑफ रहता है। तो सेक्शनल कट ऑफ क्या है कि आपको ईच सेक्शन में एक कट ऑफ दिया जाता है, उसको आपको क्रॉस करना है। और ओवरऑल कट ऑफ क्या है, वो क्रॉस करने के बाद जो टोटल 100 मार्क्स है उसमें एक कट ऑफ दिया जाता है जिसको आपको क्रॉस करना है। मैं सिंपल से तरीके से समझाता हूँ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, समझ लो कि इसमें कट ऑफ है आपका 10। वैसे इंग्लिश लैंग्वेज पे कट ऑफ है आपका 10 और रीजनिंग पे 35 पे कट ऑफ है 10। मतलब आपको हर एक सेक्शन पे 10 या फिर 10 के ऊपर स्कोर करना है। अभी आपने तीनों सेक्शन में समझ लीजिए 11 करके स्कोर कर लिया या फिर 12 करके स्कोर कर लिया, तो आप जो है सेक्शनल कट ऑफ क्लियर किया है आपने। मगर ओवरऑल एक कट ऑफ निकलता है जो कि 100 में निकलता है। तो 100 में अगर ओवरऑल कट ऑफ 40 है या फिर 50 है, तो इन तीनों का सेक्शनल कट ऑफ क्रॉस करके आपको ओवरऑल जो कट ऑफ है उसको भी क्रॉस करना है। तो ये तो हो गया आपका जो प्रीलिम्स है उसका मतलब वो कैसे फ्रेम होता है। वैसे अगर आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क पे जाते हो आप, वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे सिर्फ प्रीलिम्स पे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं रहता है, बस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है। 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 80 मार्क्स का। ओके, यह है आरआरबी का पैटर्न। अभी आईबीपीएस पीओ का मेंस का हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या सेक्शन आता है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसमें 45 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मार्क्स दिया जाता है और 60 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है। इसमें भी सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल टाइमिंग, ओवरऑल कट ऑफ 200 मार्क्स का पेपर, जिसके लिए आपको टाइम दिया जाता है 180 मिनट्स, मतलब 3 घंटा। और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एक रहता है जिसमें कि आपको ऐसे एंड लेटर राइटिंग रहता है, जिसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं और 30 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है। ओके, सो ये तो हो गया हमारा एग्ज़ाम पैटर्न कि आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। अभी थोड़ा सा हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सो अगर मैं अपना बात बताऊँ तो मैंने क्लियर किया है बैंकिंग एग्ज़ाम 2018 पे। उस टाइम का जो लेवल ऑफ़ क्वेश्चंस थे, अभी का जो लेवल ऑफ़ क्वेश्चन है उसमें बहुत डिफरेंस आ गया है। मगर डिफरेंस आया है, पर एक चीज़ जो कंस्टेंट है वो है इसका सिलेबस। ओके, आपका अगर बेसिक क्लियर है, बेसिक अगर क्लियर हो जाता है, तो आप अगर डिफरेंट मतलब हार्ड क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो रीजनिंग पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है पज़ल हमारे लिए, क्योंकि पज़ल से आप अगर प्रीलिम्स में भी देख लो, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है पज़ल पे। ओके, और मेंस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि पज़ल से फ्रेम होता है। अगर आपका प्रीलिम्स का अराउंड 35 मार्क्स का क्वेश्चन है
तो उसमें कभी कभी 20-25 मार्क्स पज़ल के आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि पज़ल का जो वेटेज है वो कितना है। सो पज़ल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, डायरेक्शन के क्वेश्चंस, डाटा सफिशिएंसी, इनइक्वालिटीज़, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको रीजनिंग में कवर करना पड़ेंगे। ओके, मगर आपको सुन के अगर ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टॉपिक है, ऐसा नहीं है। आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है बहुत ज़्यादा टॉपिक। आपको ये बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है, जिससे कि आपका अगर बेसिक क्लियर हो, बेसिक अगर क्लियर से जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कर सकते हो। तो अब मैं आता हूँ कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है उसके ऊपर। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे क्या है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे नंबर सिस्टम है, HCF LCM है, सीरीज़ के क्वेश्चंस आते हैं, इनइक्वालिटी से क्वेश्चंस आते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, मिक्सचर्स एंड डेलीगेशन है, एवरेज है, प्रॉफिट लॉस है, टाइम एंड वर्क है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चंस है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी है, मेंसुरेशन है, डेटा इंटरप्रिटेशन है। तो ये जो टॉपिक है इसमें से जैसे रीजनिंग पे हमें क्या इंपॉर्टेंट मिला, रीजनिंग पे हमें पज़ल जो है उसका जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे जो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन है उसका वेटेज यहाँ पे ज़्यादा है। ओके, सो मैं फिर से एक बार देख रहा हूँ। तो अगर क्वेश्चन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 35 आता है प्रीलिम्स पे, उसमें अराउंड 10-15 का तो डेटा इंटरप्रिटेशन रहता है। ओके, और मेंस की अगर आप बात करें तो मेंस पे तो जो पूरा आपका जो टॉपिक है, मतलब जो सेक्शन है उसको ही बना के रखा है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन। सो आप समझ सकते हो कि डेटा इंटरप्रिटेशन का कितना ज़्यादा वेटेज है, आपका एग्ज़ाम पे कितना ज़्यादा वेटेज है। तो आपको स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क तो करना है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। आपने चलो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बाकी जो मतलब क्वेश्चंस है उसको प्रिपेयर कर लिया, मगर आपने डेटा इंटरप्रिटेशन जो है उसको अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया तो आपको फ़ायदा नहीं है। आपका भले ही कोई एक चलो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे तो बहुत सारे हैं टॉपिक, इसमें समझ लो कि ब्लड रिलेशन जो है, या फिर आपका ब्लड रिलेशन नहीं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे जो है जैसे टाइम एंड वर्क है वो चलो छूट गया आपका, मगर डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं छूटना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उसके बाद आपका और क्या है आपके मेंस पे है इंग्लिश लैंग्वेज। अभी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये बोल सकता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका जो आपके कम्प्रीहेंशन आते हैं। ओके, सो कम्प्रीहेंशन जो आते हैं उसके लिए आपको क्या करना है, तो वो मतलब आप अगर आप IPPS POE या फिर SBI PO लेवल पे जाओगे तो डिफ़िकल्ट होता है, कम्प्रीहेंशन जो दिया जाता है वो डिफ़िकल्ट होता है, और वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी नहीं आता है। आपको मतलब वो पढ़ के समझना है कि क्या मीन कर रहा है, इसका टोन क्या है। तो ये सब जब आप समझोगे तभी आप वो क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप स्टडी करें, न्यूज़पेपर स्टडी करें, या फिर आप ऑनलाइन से निकाल के कम्प्रीहेंशन सॉल्व करिए। उसके साथ कम्प्रीहेंशन के साथ साथ अदर ग्रामेटिकल एरर्स या फिर सेंटेंस में एरर है, सेंटेंस का रिप्लेसमेंट, फ्रेज, इडियम, वो सब भी आता है। अभी इसके लिए एक ही सोल्यूशन है, वो है रीडिंग। जब आप न्यूज़पेपर रीड करोगे तब आपका इंग्लिश का जो है वोकैबुलरी अच्छा होगा, उसके साथ आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगा। जब आप एग्ज़ाम पे जाके आपका जो कम्प्रीहेंशन है उसको स्टडी करने जाओगे, अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा उसको पढ़ के समझने में। इतना टाइम आपको एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं मिलेगा वो आंसर करने के लिए, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो आपको घर पे बहुत अच्छे तरीके से ये कम्प्रीहेंशन प्रिपेयर करना है। ग्रामेटिकल बुक आप देख सकते हो, या फिर ऑनलाइन आप प्रिपरेशन कर सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज का। बहुत सारे कंटेंट है, डेली एक न्यूज़पेपर, इंग्लिश का न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ सकते हो, जिससे कि आपका वोकैबुलरी अच्छा हो जाएगा, रीडिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी डेटा एनालिसिस के बाद हम आते हैं जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। अभी जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस का ये जो टॉपिक है इसमें हमें क्या पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते हैं,
बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको डीपली क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है, मगर इतना भी डीप नहीं कि आप ऐसा सोचने लगे कि बैंक पे जो काम करता है उसको जितना जो नॉलेज है उतना नॉलेज आपको चाहिए। इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, बेसिक नॉलेज है वो चाहिए आपको, क्योंकि बैंक वगैरह कैसे रन होता है, कैसे आरबीआई वगैरह मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो फ्रेम करता है, वो बेसिक क्वेश्चंस आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि सारे आपके MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं। आपको यहाँ पे कोई लॉन्ग आंसर नहीं लिखना है कि अंडरस्टैंडिंग इतना ज़्यादा हो आपको। CRR जैसे CRR हो गया, SLR हो गया, उसका परसेंटेज अभी क्या चल रहा है वैसा ही आएगा। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि CRR जो है उसको एक्सप्लेन करो। मगर बैंकिंग अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप मतलब अगर अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो आपकी इंटरव्यू के टाइम पे बहुत ये हेल्प करेगा, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे जब आप जाओगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो लोग बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर ही पूछते हैं, या फिर कभी कभी तो आपको टॉपिक भी पूछ लिया जाता है कि किस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चंस करें। ओके, तो उसके बाद तो इंग्लिश लैंग्वेज पे लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग है, वो भी हो जाएगा। वो मतलब कोई इतना हार्ड टॉपिक तो नहीं है, क्योंकि अगर आप ये सारे प्रिपरेशन कर ले तो ये बस आपको फ्रेम करना है कि कैसे आप लेटर को लिखोगे या फिर ऐसे लिखोगे। लेटर राइटिंग पे ऑफिशियल है, एक नॉन ऑफिशियल लेटर है। ऑफिशियल लेटर पे जो हेडिंग वगैरह है उसको वो कैसे फ्रेम करोगे वो है इंपॉर्टेंट, क्योंकि हेडिंग वगैरह के ऊपर ही मोस्ट ऑफ द मार्क्स आपका दिया जाता है। ओके, ये तो मैंने बात कर लिया है सिलेबस का। ओके, तो अब बात करते हैं कि 6 महीने में हम कैसे क्रैक करेंगे। सो मैं कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ आपको, जिसके ऊपर हम बेस करके हमारा जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, पजल के कुछ क्वेश्चंस हो गए। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पजल अगर उनको सॉल्व करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट है वो फ्रेशर है, उनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है बैंकिंग एग्ज़ाम्स का। तो एक गलती जो हो जाता है सबसे, वो क्या करते हैं, हाई लेवल के जो पजल है वो पिकअप कर लेते हैं, मतलब पिक कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। अभी आपको पहले बेसिक क्लियर करना है। ओके, बेसिक जब आपका क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप हाई लेवल के जो पजल है उसको आसानी से कर सकते हैं। बेसिक क्लियर करने के लिए पहले जो सिंपल टाइप्स के पज़ल है वो सॉल्व करना है आपको। मेरे चैनल पे बहुत सारे मैं पज़ल अपलोड करता हूँ, सेट बना के एक एक पज़ल करके अपलोड करता हूँ, क्योंकि मैं शॉर्ट मतलब थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाता हूँ जिससे कि आप लोगों को भी आसानी हो, और एक एक क्वेश्चन करके मैं उसमें सॉल्व करके देता हूँ। पज़ल का एक क्वेश्चन जैसे हमने सॉल्व कर दिया वो मैं पोस्ट करता हूँ। तो वैसे ही हमें पहले बेसिक जो है हमारा, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि बेसिक जो है हमारा वो क्लियर करना है। अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे हम अगर जाते हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे पहले हमें जो सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन है, उसका हमें नॉलेज क्लियर करना है। उसके साथ साथ रीज़निंग पे आपका सिलोजिज्म हो गया। ओके, ये सारे ऐसे टॉपिक है जिसमें आपको प्रीलिम्स वगैरह में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि मिसलेनियस जैसे बोट एंड स्ट्रीम का जो क्वेश्चंस है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लिया, मगर आप अगर क्वेश्चन देखते हो उठा के, वहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन पूछ रहा था, वहीं पे आप सिंप्लीफिकेशन का देखते हो तो प्रीलिम्स में कभी कभी 5 या 6 क्वेश्चन पूछ रहा था सिंप्लीफिकेशन का। तो वेटेज कहाँ पे ज़्यादा है, सिंप्लीफिकेशन पे, अप्रोक्सीमेशन पे, सिलोजिज्म पे। डायरेक्शन के कभी कभी 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ब्लड रिलेशन के 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पजल के क्वेश्चंस आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं, मिक्सचर एलिगेशन के 1 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन हार्डली आएगा, मगर डेटा इंटरप्रिटेशन का आएगा। अभी मिक्सचर एलिगेशन का बेसिक हमें बहुत अच्छे से क्यों क्लियर करना है, क्योंकि अभी के जो पजल वगैरह, अभी के जो डेटा इंटरप्रिटेशन है उसमें बेसिक बार ग्राफ या पाई ग्राफ ना दे के कभी कभी केसलेट जो DI है उसमें, या फिर ग्राफ वगैरह पे भी बोट एंड स्ट्रीम, मिक्सचर एलिगेशन, उसके क्वेश्चंस दे देते हैं। तो वो टॉपिक भी हमें क्लियर करना है, मगर हमारा इंटेंशन ये है कि हम जैसे हार्ड वर्क करेंगे उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क करके कैसे हम एग्ज़ाम को क्लियर करें। हमारा इंटेंशन है 60 मिनट का जो टाइम मिल रहा है या फिर जो मेंस पे 3 घंटे का टाइम मिल रहा है उसको हम कैसे स्मार्टली यूज़ करें, जिससे कि हमारा जो मार्क्स है वो मैक्सिमाइज़ हो। हमें 100 में से 100 मार्क्स स्कोर नहीं करना है,
समझिए, ये जो हमारे जो स्कूल लेवल का एग्ज़ाम्स था या कॉलेज लेवल का एग्ज़ाम्स था, उससे ये डिफरेंट है। हमको कट ऑफ एक अच्छे मार्जिन से क्लियर करना है, ओके। और कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने चाहो तो ईगो पे नहीं लेना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो सब चीज़ के ऊपर मैं दूसरे वीडियोज़ में आऊँगा। अभी तो बेसिक जो है मैंने आपको बता दिया, सिलेबस वगैरह बता दिया। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 4 महीना है अराउंड प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए, आरआरबी जो पीओ है या फिर क्लर्क है उसका। तो हमें इस 4 महीने में इसको क्रैक करना है, ओके। मैं क्या करूँगा, मैं आपको वीडियोस दूंगा सिंप्लीफिकेशन के ऊपर, अप्रॉक्सीमेशन के ऊपर, जिससे कि आपको आसानी हो समझने में कि कैसे आपको ये जो वीडियो मतलब क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो आज से ही आप लग जाइए, ओके। मैं मेरे चैनल पे बहुत सारे पजल्स के वीडियोस अपलोड हैं, वो आप देख सकते हैं, या फिर बेसिक जो है बेसिक क्लियर करिए। और इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ है, आप कैसे प्रिपरेशन करते हैं या फिर कैसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो बहुत सारे ऐप हमारे अभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। बहुत सारे ऐप है, उसमें से आप कोई भी 1-2 ऐप लीजिए, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते हैं, उसको सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपने चलिए समझ लीजिए कि सिंप्लीफिकेशन टॉपिक उठाया है, उसके 100-200 क्वेश्चंस तो सॉल्व करिए। उसके बाद आप इसके ऊपर कुछ टॉपिक टेस्ट रहता है, टॉपिक टेस्ट दीजिए, उसके बाद आप दूसरा टॉपिक लीजिए, ओके। ऐसे करके प्रिपरेशन करिए। और मैं डेफिनेटली वीडियोस कुछ दूंगा आप लोगों के लिए कि आपको कैसे प्रिपरेशन वगैरह करना है, या फिर कैसे आप सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस है या फिर अप्रोक्सीमेशन, पजल, डीआई वो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके ऊपर भी मैं डिटेल्स वीडियो लाऊंगा आपके लिए, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि 4 महीने हैं हमारे पास, और इस 4 महीने में हमें ऐसे प्रिपरेशन करना है जिससे कि हमारा जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स है वो क्रैक हो जाए, ओके। 6 महीने में हम जो हमारा जो मेंस एग्ज़ाम्स हैं वो क्लियर करेंगे। और ये आपको आज से ही सोच लेना है, आज से ही प्रिपरेशन करना है। आपको टाइम टेबल बनाइए कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि जो जीके का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें हम कभी कभी ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा टॉपिक पे हम कितना टाइम लगाएं। जीके का जो पोर्शन है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ याद रखना है। मैथ्स वगैरह, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या रीजनिंग वगैरह वो आपको सॉल्व करना है, मगर जीके एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे आपको। इसको बस याद रखना है और एग्ज़ाम के दिन वो क्वेश्चन मार्क करना है। इसमें अगर हार्डली आपको 10 मिनट लगता है 30 क्वेश्चंस मार्क करने में, अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से आपका प्रिपरेशन है तो, ओके। सो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें। सोर्स का वीडियो मैं एक दूसरा लाऊंगा कि कहाँ से क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है, उसका भी वीडियो मैं दे दूँगा। आप पे जाके जो पजल वगैरह है, डीआई वगैरह है, वो आप देख सकते हैं, ओके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, ओके, गुड बाय।